नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। बात उत्तराखंड की खबरों की करेंगे। देहरादून में आईएमए की 158वीं पासिंग आउट परेड संपन्न हो चुकी है। करीब 4.5 घंटे ये पासिंग आउट परेड चली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में सेना का हिस्सा बने हैं 515 कैडेट्स। तो देश को पहली बार आईएमए से मिली है 9 महिला सैन्य अफसर, जिसकी खास तस्वीरें न्यूज इंडिया सुबह से ही लगातार आपके साथ साझा करता हुआ। तो ये खास तस्वीरें आप देख रहे हैं, दो तरफ किस तरीके से, एक तरफ पासिंग आउट परेड होती हुई और दूसरी तरफ भी आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां की तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। तो देखिए, देहरादून में आईएमए की 158वीं पासिंग आउट परेड संपन्न हो गई है। इस बार कुल 515 अधिकारी कैडेट पास हुए हैं। तो इनमें 481 भारतीय अधिकारी कैडेट शामिल और 16 मित्र देशों के 34 विदेशी अधिकारी भी कैडेट्स इसमें शामिल। तो पासिंग आउट परेड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई और परेड की सलामी लेती हुई भी नजर आई। इस मौके पर सीएम धामी भी वहां पर मौजूद रहे और इस बार की पासिंग आउट परेड कई मायनों में ऐतिहासिक रही है। तो पहली बार आईएमए से ट्रेनिंग लेने वाली 9 महिला कैडेट्स भी परेड में कदमताल करती हुई दिखाई दी और इन 9 महिला कैडेट्स ने 1 साल का कठोर सैन्य ट्रेनिंग अपना पूरा किया है और अब ये अंतिम पग पार कर सेना का हिस्सा बन गई हैं। तो ट्रेनिंग पूरी करने के बाद से ये सभी भारतीय सेना और अपने अपने देशों की सेनाओं में अधिकारी के रूप में नई जिम्मेदारियां संभालते हुए नजर आएंगे। तो पासिंग आउट परेड पूरी होती हुई और ऐसे में ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, 4 घंटे तक ये परेड चली, जिसकी ये खास तस्वीरें आपके साथ न्यूज इंडिया साझा करता हुआ। तो इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सलामी लेती हुई भी नजर आई हैं। I am especially delighted to see 9 women cadets. This is a watershed moment in the history of IMA. It is not only a milestone in the history of India's defense forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development. I am sure that many more women cadets will join the academy. I congratulate all officer cadets for their successful completion of one of the most rigorous training programs in the country. I also congratulate your proud family members who have contributed to your achievements. I appreciate the commandant, instructors, and staff of the Indian Military Academy for their tireless efforts in guiding the officer cadets. I convey my hearty congratulations and best wishes to the cadets from the friendly foreign countries on passing out from the IMA. Your countries had entrusted us with the responsibility of training you to the highest levels of military professionalism. I am confident that you will bring many laurels to your armed forces and countries through your service and the values. तो देखिए, ये खास तस्वीरें भी निकलकर सामने आई और इसी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तमाम कैडेट्स जो वहां पर अधिकारी मौजूद उनको संबोधित करती हुई भी नजर आई और उनकी तरफ से कहा गया कि बेहद गौरवपूर्ण ये क्षण जब देहरादून में आईएमए की 158वीं पासिंग आउट परेड हुई है और मैं इसमें शिरकत करती हुई नजर आई हूँ। तो देखिए, उनकी तरफ से बहुत सी खास बातें कही गई। इसके साथ ही उन्होंने उन तमाम कैडेट्स को बधाइयाँ दी जो वो आज यहाँ से पास होने के बाद तमाम जगहों पर अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए नजर आएंगे। और ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ पासिंग आउट परेड की तस्वीरें जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सलामी लेती हुई नजर आए और दूसरी तस्वीर में भी आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर परेड होती हुई नजर आई है। हरिवंश वशिष्ठ मेरे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। हरिवंश, जिस तरीके से ये 4 घंटे तक परेड चली, उसके बाद से वहां पर क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई? तमाम कैडेट्स के ऊपर स्टार्स भी लगने थे, उसको लेकर क्या कुछ जानकारियां?
जी बिल्कुल, देखिए आज शनिवार का दिन जो है एक नए अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है इतिहास में। और साफ तौर से जिस तरह से ये आईएमए की पासिंग आउट परेड जो यहाँ पर थी, और खास इसलिए थी कि 9 महिलाएं जो हैं इस बार महिला कैडेट के रूप में उन्होंने सलामी दी। और साफ तौर से जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुंची, तो ये आईएमए की पासिंग आउट परेड कहीं ना कहीं अपने आप में और खास नजर आई। जिस तरह से जो है तमाम सारे परिजन अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंचे, अपने कैडेट्स और अपने बच्चों को देखा जब उन्होंने कि जिस तरह से जो संघर्ष माता पिता का जिस तरह से था बचपन से लेकर अब तक, जिस तरह से जो तैयारियां कैडेट्स लगातार कर रहे थे, जेंटलमैन कैडेट्स कर रहे थे। साफ तौर से अगर महिलाओं की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं महिलाओं सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आज सेट हुआ, जिस तरह से आज महिलाओं ने भी भागीदारी यहाँ पर दर्ज कराई है। साफ तौर से अब जितने भी आज लेफ्टिनेंट ऑफिसर्स बने हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में जाके अधिकारी के रूप में कार्यरत होंगे। द्रौपदी मुर्मू ने भी साफ तौर से कहा है कि जो ये युवा अधिकारी हैं इनके ऊपर कहीं ना कहीं अब देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब इनके कंधों पर है। साफ तौर से जो उनके कंधों पर आज जो है सितारे दिखे, तो साफ तौर से अब देखने वाली बात यह है कि अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे और आईएमए इन्हीं तरह से जो है नए नए कैडेट्स और जो नए अधिकारियों को निकालकर अलग अलग क्षेत्रों में भेजने का काम करते हैं। जी बिल्कुल हरिवंश, और देखिए आज बेहद ऐतिहासिक दिन, क्योंकि आज जिस तरीके से ये परेड हुई है, पासिंग आउट परेड, इसके बाद से भारत को उनके नए सैन्य अधिकारी मिलने जा रहे हैं और ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आती हुई। साथ ही हरिवंश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगे का आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू का 2 दिन का ये दिवसीय दौरा था, 2 दिवसीय दौरा था, और साफ तौर से राष्ट्रपति मुर्मू कल यहाँ पर पहुंची थी, राष्ट्रपति निकेतन में वो वहाँ पहुंची। और साफ तौर से आज आईएमए का जो पासिंग आउट परेड इन्होंने किया है, और साफ तौर से आज राष्ट्रपति वापस रवाना होंगी दिल्ली के लिए। और जिस तरह से राष्ट्रपति आशियाना की अगर हम बात करें तो साफ तौर से उन्होंने भी ये कहा है कि आने वाले समय में जो राष्ट्रपति आशियाना है, कहीं ना कहीं जो राष्ट्रपति निकेतन है, आने वाले समय में इसको सुनहरे अक्षरों से ये दर्ज किया जाएगा। देहरादून में जिस तरह से लगातार ऐसी चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं उत्तराखंड में लगातार बार तीसरी बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं, तो उत्तराखंड के लिए भी ये गौरव की बात है और पूरे भारत में भी उत्तराखंड का नाम इसी तरह से रोशन होगा। जिस तरह से एक बड़ा मूवमेंट आज आईएमए के द्वारा किया गया, हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा की गई, तमाम सारे अधिकारी वहां पर मौजूद थे, परिजनों के चेहरे पे मुस्कान थी, तो ये साफ तौर से दिखाता है कि जिस तरह से युवा अधिकारी अब अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी देश की दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं, जो उनके सीनियर से सबको शुभकामनाएं दी हैं, और आने वाला समय जो है उनका जीवन जो है आज से एक नए अध्याय उनके जीवन का शुरू हो गया है। बिल्कुल हरिवंश, और इसी के साथ आप हमारे साथ आगे भी बने रहे, हम आपसे अन्य जानकारियां भी लेते रहेंगे। तो देखिए, भारतीय शूटर जसपाल राणा को श्रद्धांजलि दी गई। देहरादून स्थित आवास पर भीड़ उमड़ी, परिवार और शुभचिंतकों ने अंतिम विदाई दी है। इस नुकसान की भरपाई संभव नहीं, ये बात कजिन की तरफ से कही गई है। तो देहरादून स्थित आवास पर शूटिंग के दिग्गज जसपाल राणा के पार्थिव शरीर को लोगों ने अंतिम श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जसपाल राणा के कजिन कहते हैं कि हम इस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते। परिवार के लिए ये एक ऐसा समय है कि हमारे पास शब्द नहीं है, लेकिन देश ने भी एक अनमोल रत्न को खो दिया है। उनके जैसा कोई दूसरा कभी नहीं हो सकता। हम अंतिम संस्कार के लिए वाराणसी जा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से जसपाल राणा को अंतिम विदाई दी गई है। देहरादून की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सभी की आंखों को नम कर देने वाली ये तस्वीरें, क्योंकि पूरा देश भारतीय शूटर जसपाल राणा को अंतिम विदाई दे चुका है और सभी की आंखें इस वक्त नम नजर आ रही हैं। तो देखिए किस तरीके से वहां पर भारी संख्या में लोग भी पहुंचे, उनको श्रद्धांजलि देते हुए भी नजर आए। जो क्षति हुई है उसको तो हम पूरा नहीं कर सकते हैं। परिवार के लिए एक ऐसी घड़ी है कि जिसमें जो है शब्द ही नहीं निकल रहे हैं कि क्या कहा जाए। लेकिन देश ने भी एक ऐसे हीरे को खोया है जो अभी जसपाल कभी दोबारा नहीं हो सकता है। बस इस समय आपको इतना ही कह सकते हैं ज़्यादा। और हरिवंश, ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर मेरे साथ बने हुए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। हरिवंश, हमने इन तस्वीरों को भी देखा और ये तस्वीरें सभी को रुला देने वाली हैं। उनको अंतिम विदाई उनके परिवार वाले देते हुए हम देख रहे हैं किस तरीके से पूरा परिवार इस वक्त शोक में डूबा हुआ है। लेकिन साथ ही उनके कजिन की तरफ से कहा गया कि वाराणसी में उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। तो आगे क्या कुछ इसको लेकर कार्यक्रम है, क्या कुछ डिटेल्स हैं, इसके ऊपर तमाम जानकारियां आपसे लेना चाहेंगे।
तो देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर पूरा परिवार भावुक नजर आ रहा है। और इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरीके से परिवार और शुभचिंतकों ने अंतिम विदाई दी है। देहरादून आवास पर भारी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा होते हुए नजर आए हैं। भारतीय शूटर जसपाल राणा को श्रद्धांजलि दी गई। जिस तरीके से उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली हैं, उसके बाद से उनके परिवार वाले किस तरीके से शोक में डूबे हुए हैं वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा। और देखिए न सिर्फ ये उनके लिए एक क्षति है बल्कि पूरे देश के लिए क्षति है। और देखिए जसपाल राणा के निधन से मनु भाकर टूट गए हैं। अंतिम विदाई देते हुए फूट फूट कर रोती हुई मनु भाकर नजर आए। कोच को श्रद्धांजलि देते वक्त भावुक हो गए। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो देखिए भारतीय शूटिंग जगत के दिग्गज कोच जसपाल राणा का आकस्मिक निधन हो गया, जिसने खेल जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति बताया जा रहा है। और इसी के साथ आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर उनके परिजन जो हैं रो रो कर फूटते हुए नजर आए। मनु भाकर भी रोती हुई नजर आए हैं। उनके पार्थिव शरीर को देहरादून लाया गया, जहां पर अपने गुरु और मार्गदर्शक के अंतिम दर्शन करने के लिए स्टार शूटर मनु भाकर भी पहुंचे। तो देहरादून जसपाल राणा के आवास पर पहुंची। इसी के साथ उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देती हुई भी नजर आई। अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले गुरु को याद करके वे बेहद भावुक हो गए, फूट फूट कर रो पड़ी। करियर के हर मोड़ पर मनु की ढाल रहे जसपाल राणा का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से एक तरफ उनके घर पर तमाम परिजन और आसपास के लोग पहुंचे हुए हैं, दूसरी तरफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं मनु भाकर भी यहाँ पर अपने भावनाओं को रोक नहीं पा रही, क्योंकि जाहिर सी बात है जिन्होंने उनको एक नई ऊंचाइयाँ दी, जिन्होंने उनको सब कुछ सिखाया, वो अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। और उसी को हम देखते हुए कि किस तरीके से मनु भाकर उनकी याद में रोती हुई नजर आ रही हैं। हरिवंश मेरे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से, सीधा उनका रुख करेंगे। हरिवंश, जिस तरीके से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें सभी को भाव विभोर करने वाली हैं, लेकिन साथ ही ऐसी भी जानकारी कि वाराणसी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्या कुछ तैयारियां हैं? कितने बजे उनका अंतिम संस्कार? जी बिल्कुल, देखिए जसपाल राणा का शूटिंग में एक बड़ा नाम था। जब शूटिंग खेल की बात होती है तो जसपाल राणा का नाम जरूर आता है। 50 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। 18 वर्ष की उम्र में थे जब पहली बार जब वो मेडल लाए थे। उसके बाद लगातार शूटिंग की दुनिया में उन्होंने अपना नाम कमाया और पूरे देश में जिस तरह से उन्होंने उत्तरकाशी में जन्म लिया, देहरादून में उनका घर है प्रेमनगर में, जहाँ उनका पार्थिव शरीर अभी रखा हुआ है। साफ तौर से जो उनके स्टूडेंट थे, जो उनके शिष्य थे, वो अंतिम विदाई के लिए आंखों से उनकी विदाई करेंगे। और साफ तौर से मनु भाकर भी वहां पर पहुंची। अभी रिसेंटली उनकी कई सारी वीडियोस जिस तरह से वायरल हुई थी कि शूटिंग की दुनिया में स्टार शूटर के नाम से मनु को जाना जाता है, और वो भी जसपाल राणा की शिष्य थी। वो भी फूट फूट कर वहां पर रोई। और जिस साफ तौर से जो गुरु शिष्य का जो एक जो बॉन्ड था, कहीं ना कहीं अब मनु उसको याद कर अब कहीं ना कहीं भावुक होती हुई नजर आई। अंतिम संस्कार आज वाराणसी में उनका अंतिम संस्कार उनका होगा। और जिस तरह से तमाम सारे लोग वहां पर पहुंचेंगे और वाराणसी के जो मणिकर्णिका घाट है वहां पर उनका अंतिम संस्कार, जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी उनका जो है शो व्यक्त किया। पूर्व राज्य खेल मंत्री जो थे वो उनके बेटे जसपाल राणा थे। तो साफ तौर से उन्होंने काफी अपना नाम भी कमाया हुआ था। 2012 से लगातार कोचिंग दे रहे थे। कई ऐसे स्टार शूटर हैं जो उन्होंने भारत देश को दिए। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल खेल की दुनिया में और भारत की जो जितने भी खेल के हैं खिलाड़ी हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए गहरी क्षति पहुंची है। और कहीं ना कहीं सभी नम आंखों से और भावुक होते हुए उनको अंतिम विदाई देंगे। जी बिल्कुल हरिवंश, और इन तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से परिवार वालों ने हिम्मत छोड़ दी है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रखे हैं, हिम्मत बांधे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या करें, उन्होंने अपने घर के एक बहुत ही चहेते को खो दिया है। और ऐसे में देखिए किस तरीके से मनु भाकर भी रोती हुई जो हैं वो तस्वीरों में नजर आए हैं। हरिवंश, मनु भाकर के लिए भी बहुत बुरा दिन है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने कोच को खोया, शायद उसके बाद उनको ऐसा भी लग सकता है कि इसके बाद वो क्या करें, उनको कौन एक नई दिशा देता हुआ नजर आएगा। उनके तरफ से क्या कोई रिएक्शन इसके ऊपर, उन्होंने कोई बात की?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मनु भाकर जब गई, उन्होंने साफ तौर से बताया कि, और कहीं ना कहीं पहले भी देखा जाता था कि जसपाल राणा की चहेती काफी ज्यादा जो क्लोज स्टूडेंट थी मानी जाती थी, उनकी बड़ी जो है मानती थी बातें काफी, मनु भाकर उनके साथ ही रहती थी। जिस तरह से जब वो ओलंपिक लाई, साफ तौर से मेडल जब वो लेकर आई तो साथ में जसपाल राणा भी नजर आया और दोनों के गले में जिस तरह से माला थी। लेकिन अब मनु भाकर का कहना है कि अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। फूट फूट कर मनु भाकर वहां पर रोई, और साफ तौर से जितने भी अब तक के उनके जीत के जो पदक थे, जो मेडल्स थे, उन्होंने कोच के नाम सारे किए थे। तो उनके जब कोच गए तो एक तरह से वो साफ तौर से बोलती थी कि मेरे पिता समान जसपाल राणा थे। तो कहीं ना कहीं उनको भी गहरी क्षति पहुंची है और वो बिल्कुल काफी भावुक नजर आ रही हैं। और जिस तरह से अब वाराणसी में उनका अंतिम संस्कार होगा, तमाम सारे एथलीट, तमाम सारे जो लोग हैं वहां पर पहुंच के उनको अंतिम विदाई देंगे जसपाल राणा को। जी बिल्कुल हरिवंश, और देखना होगा कि उस दौरान क्या कुछ तस्वीरें आती हैं। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बात देहरादून की करेंगे, जहां पर भीषण आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश के कारण शहर और आसपास 15 जगहों पर पेड़ गिर गए, जिस कारण यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ने मौके पर पहुंचकर सभी जगहों से पेड़ हटाकर यातायात सुचारू किया। पेड़ गिरने से कोई जनहानि की सूचना नहीं है। पूरे अभियान के दौरान मुख्य अग्निशमन अधिकारी अभिनव त्यागी खुद घटना स्थलों पर मौजूद रहे और राहत कार्यों की निगरानी भी करते हुए नजर आए। फायर कर्मियों ने खराब मौसम के बावजूद बिजली लाइनों, राहगीरों और वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए स्थानीय प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस के कोऑर्डिनेशन से सभी प्रमुख मार्गों पर यातायात सामान्य बनाए रखा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर स्थिति हो गई जब तमाम पेड़ वहां पर गिरे हुए नजर आए। और देखिए किस तरीके से तमाम प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। पेड़ों को काटकर रास्तों को साफ करने की पूरी काम किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है ताकि यातायात बाधित न हो। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 14 जून को होने वाली UKSSC परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 55 परीक्षा केंद्रों पर 18,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। प्रशासन ने CCTV, जैमर, बायोमेट्रिक सत्यापन और धारा 163 के तहत कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं ताकि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके। प्रशासन का दावा है कि परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। तो देखिए नैनीताल के मल्लीताल में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां पर जल संस्थान का ट्रक कथित तौर पर ब्रेक फेल होने के बाद अनियंत्रित हो गया और 2 महिला पर्यटक उसकी चपेट में आ गए। हादसे में दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई, जिससे आसपास में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर पाया, जिसके बाद से स्थानीय लोगों को देखते हुए घायलों को हायर सेंटर में रेफर भी कर दिया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हादसे को लेकर व्यापार मंडल अध्यक्ष पुनीत टंडन ने कहा कि रोड किनारे कई सारे टैक्सी वहां पर खड़े होते हैं। इसको लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की ओर से महत्वपूर्ण बैठक भी की गई, लेकिन धरातल पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। आज इसी का नतीजा है कि एक बड़ा हादसा हुआ और उन्होंने कहा कि अभी भी अगर अधिकारी कदम नहीं उठाते और वो काम नहीं करते तो शहर का व्यापार मंडल, स्थानीय लोग इसको लेकर कदम उठाएंगे और इसको लेकर तमाम एक्शंस भी लेते हुए नजर आएंगे। तो नैनीताल में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर जल संस्थान के ट्रक ने 2 महिलाओं को टक्कर मार दी और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। करके आज कृष्णा में भिजवाया है। वहाँ अस्पताल में बात हो चुकी है, उनका इलाज वहाँ हो जाएगा और अगर एम्बुलेंस से उनको दिल्ली जाना है तो तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी गई। तो हम लोग सब यहाँ पे हमारे सब मित्रगण हैं, सब लोग साथी हैं, सब रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो इस मामले में तो आप जानते हैं नैनीताल अव्वल नंबर पे है। मदद करने के लिए हम सब एक साथ खड़े हो जाते हैं और वो हमने हाल की कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की मीटिंग हुई है जिसकी अध्यक्षता दीपक रावत सर ने करी है, उसमें भी ये बात उठाई गई है। अभी कुछ देर पहले जल संस्थान का एक जो सिविल लाइन खोलने हेतु ट्रक है वो आपके हाईकोर्ट की तरफ से SBI बैंक की माल रोड की तरफ जा रहा था। SBI बैंक के पास पे पहले उसने एक इको गाड़ी को टक्कर मारी, उसके बाद जो सामने जो महिलाएं रोड क्रॉस कर रही थी उन पे चढ़ गई और वो टक्कर इतनी खतरनाक थी जो इको गाड़ी थी वो नाली में जाके गिरी और उससे भी एक नेपाली मूल का व्यक्ति घायल हुआ है। उसके बाद जो सामने जो महिलाएं थी उस पर उनका एक हाथ और दूसरी महिला का पैर उसकी चपेट में आ गया।
विश्व प्रसिद्ध कैची धाम मेले को लेकर नैनीताल जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जहां मेले के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। जिला अधिकारी ने स्पष्ट किया कि बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन के दौरान मार्ग और मुख्य सड़कों पर किसी भी प्रकार के भंडारे की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं और संस्थाओं से निजी परिसरों या निर्धारित स्थानों पर ही प्रसाद वितरण करने की अपील की है, ताकि मेले के दौरान जाम और अव्यवस्था की स्थिति से बचा जा सके। टेम्पल कमेटी ट्रस्ट के साथ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की व्यापक परिचर्चा हुई है। यातायात को नियंत्रित करने के लिए, उसे रेगुलेट करने के लिए शटल सेवाओं का संचालन किया जाएगा। जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी सुविधा के लिए शटल सेवाएं हल्द्वानी में काठगोदाम, रोडवेज और ऐसे 3 कुल यहाँ पर शटल केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें बृहद पार्किंग की व्यवस्था है। भीमताल, भवाली में भी पार्किंग की व्यवस्था। और वहीं चंपावत के लोहा घाट में कुमाऊनी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित श्री राम कथा का हवन यज्ञ और विशाल भंडारे के साथ समापन हो गया। 3 जून से चल रही इस कथा में प्रसिद्ध कथावाचक प्रकाश कृष्ण शास्त्री ने कुमाऊनी भाषा में श्रद्धालुओं को राम कथा का रसपान कराया। समापन अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। तो वहीं रामलीला कमेटी ने आगामी महिला रामलीला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी लोगों से बढ़ चढ़कर भागीदारी की अपील की है। आपके प्रचार प्रसार से भी यहाँ पर जनता की काफ़ी श्रोता लोग यहाँ पर पहुँचे। मैं बताना चाहूँगा 3 जून से लेकर 12 जून तक कथा का आयोजन यहाँ पर हुआ। आज सुबह यहाँ पर पूजा पाठ और उसके बाद हवन द्वारा कन्या पूजन और उसके बाद व्यास जी के द्वारा सबको आशीर्वचन दिए गए। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विशाल भंडारा यहाँ पर चल रहा है। मैं क्षेत्र की सम्मानित मातृशक्ति को, बुजुर्गों को, युवाओं को, सभी राम भक्तों को धन्यवाद दूंगा। सबके जन सहयोग से विशाल भंडारा यहाँ पर हो रहा है। इस बार कमेटी के द्वारा कोई खरीदारी नहीं करनी पड़ी। सभी लोग आटा, घी, तेल, तिल, जौ सारी सामग्री लेकर सारे भक्तों ने पूरा स्टोर हमारा भरा हुआ है और सब भंडारा यहाँ पर चल रहा है। और मैं एक बार क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर बाजपुर में एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर की सचिव ममता पंत ने किया। इस दौरान ममता पंत ने खुद रक्तदान कर समाज को रक्तदान के प्रति प्रेरित किया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। शिविर के दौरान कुल 32 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। इसके साथ ही बैंक के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी शिविर को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी भी इंसान को कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और हॉस्पिटल्स हमने देखा है जनरली शॉर्टेज ऑफ ब्लड्स चलते हैं, और किसी की भी ज़िंदगी बचाने के लिए ये तो एक सबसे बड़ा ह्यूमैनिटी कार्य है। तो लोगों को आना चाहिए, बढ़ चढ़ के ब्लड डोनेट करना चाहिए। ये भी किया है जिले में हम लोगों ने सारे अपने PLBs के माध्यम से एक डाटा कलेक्ट करने की कोशिश की है कि जो वॉलंटरी लोग हैं जो ब्लड आगे भी दे सकते हैं, वो अपना नाम दे, एड्रेस दे, फ़ोन नंबर दे, और हम वो सारे जितने नाम है वो पब्लिक प्लेसेस पे डिस्प्ले कर देंगे, ताकि अचानक से अगर किसी को ब्लड की जरूरत पड़े तो कोई भी व्यक्ति पब्लिक प्लेस से उनका फोन नंबर डायल करके उनसे अपील कर सकता है कि काइंडली कम फॉर द ब्लड डोनेशन। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।